नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, सबसे बड़ा गुंडा, पार्ट 5। दूसरा दिन, रात 12:20 बजे। मोना चौधरी अपने फ्लैट में मौजूद थी। 15 मिनट पहले ही वो फ्लैट पर पहुंची थी। किसी पहचान वाली औरत के यहाँ उसका डिनर था। इस वक्त फ्लैट पर पहुंचकर उसने कॉफ़ी बनाई और घूंट लेती कुर्सी पर आ बैठी। उसकी सोचें देवराज चौहान की तरफ मुड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देवराज चौहान उसकी जान के पीछे क्यों पड़ गया है। उसकी तरफ से तो कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। कॉफ़ी का आधा प्याला ही खत्म हुआ था कि मोबाइल बजने लगा। उसने जेब से फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर आया नंबर देखा। वो महाजन का फ़ोन था। बोल। मोना चौधरी ने कॉलिंग स्विच दबाकर फ़ोन कान से लगाया। तुम्हारी खैरियत जाननी थी, उधर से महाजन ने कहा। मेरी चिंता मत करो, मोना चौधरी ने सामान्य स्वर में कहा। चिंता तो है बेबी, क्योंकि सामने देवराज चौहान है। महाजन की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। मैंने पूरबनाथ साठी की मौत के बारे में पता किया। देवराज चौहान ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। साठी का परिवार है, पत्नी और बेटा, जिसे वो चाहता था। देवराज चौहान ने उसके परिवार को बंधक बना लिया था। ऐसे में साठी की मजबूरी बन गई कि उसे देवराज चौहान के सामने जाना पड़ा। उसके आदमी ने बताया कि साठी को यकीन था कि वो देवराज चौहान को समझा लेगा, परंतु देवराज चौहान ने उसे शूट कर दिया। शाम 4:30 बजे के करीब की बात है। क्यों मारा उसे? साठी के आदमी का कहना है कि पूछने पर देवराज चौहान ने कहा कि वो भूल गया है कि साठी को क्यों मारना है। जगमोहन ने भी ऐसा ही कहा। अब ऐसी ही बात देवराज चौहान और जगमोहन तुम्हारे लिए कह रहे हैं। खतरनाक हालात पैदा होते जा रहे हैं। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि देवराज चौहान अभी भी तुम्हारी तलाश करता फिर रहा होगा। वो अगर मेरे तक आ पहुंचा तो मैं उसे संभाल लूंगी। मोना चौधरी का स्वर शांत था। कहो तो मैं आ जाऊं? जरूरत नहीं महाजन, तुम अपनी नींद लो, मैं ठीक हूँ, कहकर मोना चौधरी ने फ़ोन बंद कर दिया। तारा अपार्टमेंट नाम की सोसाइटी थी जहां मोना चौधरी का फ्लैट था। 10 बजे से ही देवराज चौहान और जगमोहन की कार सोसाइटी के ठीक सामने सड़क पार खड़ी थी। दोनों के चेहरे धड़क रहे थे, आंखें लाल थी। वो कुछ वक्त बिता रहे थे कि लोगों की चहल पहल खत्म हो जाए, रात का माहौल ठीक से उभर आए। इस वक्त रात के 12 बजे थे। नया दिन शुरू हो गया था। हरीश खुदे पीछे वाली सीट पर बैठा था। सुबह से खाया कुछ नहीं था और उसकी हिम्मत भी ना हो रही थी कि इन दोनों से कह सके कि उसे भूख लगी है। जगमोहन की निगाह अपार्टमेंट के मुख्य गेट पर थी और आने वाली कारों पर उसकी नजरें टिकी थी। इस वक्त बाहर जाने वाली कार तो इक्का दुक्का ही थी, परंतु आने वाली कारों की संख्या ज्यादा थी। क्या ख्याल है? जगमोहन गुर्राया। वो भीतर ही होगी। नहीं हुई तो हम उसके लौटने का इंतजार करेंगे, देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। महाजन पारसनाथ से वो जान गई होगी कि हम उसे ढूंढते फिर रहे हैं। हमारे हाथों से वो बचने वाली नहीं, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। जल्दी मरेगी। तभी हरीश खुदे का मोबाइल बज उठा। हेलो, खुदे ने बात की। आ जाओ ना, मेरा दिल नहीं लग रहा। टुन्नी की आवाज़ कानों में पड़ी। दिल नहीं लग रहा? खुदे ने गहरी सांस ली। नहीं, तुम पास जो नहीं हो। बिल्ला तो नहीं आया? शाम को सब्जी लेकर आया था। आज तो शेव कर रखी थी, अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तुझ पर लाइन मार रहा होगा, खुदे ने कड़वे स्वर में कहा। मैं सब समझती हूँ, तुम फिक्र मत करो। फिक्र तो करनी पड़ती है, बिल्ले को सीधा करना पड़ेगा। छोड़ो भी, जब मैं ही उसे भाव नहीं दूंगी तो 4 चक्कर लगाकर खुद ही सीधा हो जाएगा। उधर से टुन्नी ने कहा। जब उसे पता चला कि तुम घर पर नहीं हो तो कहने लगा 5 स्टार में डिनर करने चलते हैं। कमीना, खुदे ने पहलू बदला। तो तूने क्या जवाब दिया? वो ही जो सुबह दिया था। मैंने कहा कि कल ही 5 स्टार होटल में डिनर किया था। मेरा तो पेट खराब हो जाता है 5 स्टार होटल में खाकर। तो बोला किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैं आकर बताऊंगा कमीने को। तुम क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो? मैं ही उसे संभाल लूंगी। अब आ रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही। अभी नहीं आ सकता,
ऐसा क्या कम पड़ गया जो देवराज चौहान और जगमोहन के साथ हूँ? वो तुम्हारी ठुकाई तो नहीं कर रहे? ऐसी बात याद मत दिलाया कर। ठीक है, मैं तो सोच रही थी कि तुम आकर मटर पनीर के साथ पराठे खाओगे। तुम तो आए नहीं। मैंने रात को भी दोबारा मटर पनीर खा लिए। तुम हो कि बाहर से खाते फिर रहे हो। खुदी ने गहरी सांस ली। ज़्यादा खा लिया क्या? टुन्नी की आवाज़ कानों में पड़ी। पूछ मत। खुदी ने अपने खाली पेट पर हाथ फेरा। सच बताऊं तो तुझे भरोसा नहीं होगा। लगता है तगड़े पकवान खाए हैं। उधर से टुन्नी ने शरारती स्वर में कहा, देवराज चौहान ने तुम्हें तबीयत से खाना खिलाया है, ऐसे में मेरे मटर पनीर कहाँ याद आने लगे? चुप कर, अब और दिल मत चला मटर पनीर की बात करके। अब बिल्ला आए तो दरवाज़ा मत खोलना। रात को थोड़ी ना दरवाज़ा खोलूंगी, दिन में भी मत खोलना। अच्छा, नहीं खोलती। टुन्नी ने उधर से कहा, ये बताओ कब आ रहे हो? अभी नहीं पता, कुछ काम है, वो खत्म हो गया तो रात को ही आ जाऊंगा। आ जाना। कोशिश। तभी जगमोहन का गुर्राया स्वर गूंजा। वो रही मोना चौधरी। अभी अभी जो कार भीतर गई है उसे मोना चौधरी चला रही थी। मैंने पहचाना उसे। खुदी ने तुरंत फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। ठहरो। जगमोहन ने देवराज चौहान की कलाई पकड़ ली। अभी रुको। क्यों? देवराज चौहान के दांत खिंच गए। उसे अपने फ्लैट में जाने दो, तब वो निश्चिंत होगी कि वो सुरक्षित है। जगमोहन ने दरिंदगी से कहा, 10-15 मिनट अभी हमें यहीं रुके रहना है। उसे उसके फ्लैट में बुरी मौत देंगे। जगमोहन ने कलाई छोड़ दी। तब तक वो फ्लैट का दरवाजा बंद कर लेगी। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। वो मामूली बात है। जगमोहन ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। वो खुल जाएगा। देवराज चौहान बैठा रह गया। पीछे बैठा खुदे कह उठा, इसका मतलब 1-8 घंटे में काम खत्म हो जाएगा? हाँ। देवराज चौहान ने दांत खींचकर पीछे बैठे खुदे को देखा। किसी और को भी खत्म करना है या मोना चौधरी के बाद बस? मोना चौधरी आखिरी शिकार है। शुक्र है, खुदे मुस्कुराकर बोला। उसके बाद हम डकैती करेंगे। परंतु कहाँ? तभी देवराज चौहान का हाथ घूमा। खुदी के गाल पर जा लगा। हरीश खुदे तड़प कर पीछे हो गया। गुस्से से बोला, इसमें मारने की क्या बात? जुबान बंद रख। देवराज चौहान कुर्रा उठा। अभी कोई भी फालतू बात मत कर। खुदे फिर कुछ नहीं बोला। 15 मिनट खामोशी से बीत गए। फिर देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा, चलो। जगमोहन ने भी दरवाजा खोला, बाहर निकला। खुदे से कहा, हमारी वापसी तक तो कार में ही रहेगा। इस बार भी अगर फंस गए तो मुझे फोन कर देना, मैं आकर सब संभाल लूंगा, खुदे ने कहा। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें लाल सुर्ख थी। चेहरों पर दरिंदगी मचल रही थी। वो सड़क पार करते आगे बढ़े और अपार्टमेंट के गेट की तरफ बढ़ते चले गए। देवराज चौहान ने पहली मंजिल पर स्थित 15 नंबर फ्लैट का दरवाजा हैंडल दबाकर खोलना चाहा, परंतु हैंडल पूरा न दबा, भीतर से बंद था। देवराज चौहान ठिठक कर रह गया। दहकती निगाहों से जगमोहन को देखा। बंद है, धीमे स्वर में गुर्राया। मैं बेल बजाता? नहीं। देवराज चौहान ने भींचे स्वर में कहा। दरवाजे पर आई मैजिक लगा है, वो भीतर से हमें देख लेगी। जगमोहन ने होठ भींचे, दरवाजे पर लगी आई मैजिक को देखा। हमें फ्लैट की खिड़कियां चेक करनी होंगी, शायद कोई खुली हो। तब तक जगमोहन की निगाह ठीक सामने वाले फ्लैट पर टिक चुकी थी। थोड़ा सा दरवाजा खोले नंदराम थोड़ी सी मुंडी बाहर निकाले उन्हें ही देख रहा था। नजरें मिलते ही नंदराम ने दांत फाड़े। जगमोहन तेजी से नंदराम की तरफ बढ़ गया। बोल साईं। नंदराम उसके पास पहुंचने पर मुस्कुराया। वो दरवाजा नहीं खोल रही क्या? तुम जानते हो? जगमोहन ने कठोर स्वर में पूछा। बहुत बढ़िया तरोवड़ी, मोना डार्लिंग है आप उनकी। नंदराम ने दांत फोड़े। तू दरवाजा खुलवा। क्यों नहीं? नंदराम ने कहा। वो अभी आई है, 15 मिनट पहले। अब नींद मारेगी नहीं? रात के इस वक्त वहां कोई और नजर नहीं आ रहा था। जगमोहन ने नंदराम के सिर के बाल पकड़े और रिवॉल्वर निकालकर गुर्राया। बाहर निकल। ये क्या करता है साईं? मेरे सिर के बाल छोड़, 2-4 है नहीं, वो भी गायब हो जाएंगे। बाहर निकल।
जगमोहन ने नंदराम के माथे पर रिवॉल्वर की नाल लगा दी। नंदराम फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वो परेशान हो गया था। ये क्या? चुप साले, जगमोहन ने खतरनाक स्वर में कहा। मोना चौधरी का दरवाजा खुलवा। ये तो लफड़ा है बड़ी, हाथ में रिवॉल्वर, आधी रात का वक्त, और गोली मारूं तेरे को? नहीं साईं, मेरी जान क्यों लेता है? तो दरवाजा खुलवा मोना चौधरी का। दरवाजा नहीं खुला तो गोली मार दूंगा। नंदराम बेबस दिखा। जगमोहन ने उसके सिर के बाल छोड़े और कलाई पकड़कर खींचता मोना चौधरी के फ्लैट के दरवाजे के पास ले गया। उसे इशारे से दरवाजा खुलवाने को कहा और खुद 2 कदम दूर हो गया कि मोना चौधरी आई मैजिक से देखे तो उसे सिर्फ वो ही नजर आए। देवराज चौहान भी एक तरफ हट गया था। नंदराम ने लाचार नजरों से बारी बारी दोनों को देखा। जल्दी कर, जगमोहन रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर गुर्राया। नंदराम ने डोर के पास लगी बेल दबा दी। भीतर बजती बेल की आवाज बाहर तक आई। मोना चौधरी ने कॉफी का खाली प्याला एक तरफ रखा और नाइट ड्रेस पहनने की सोचकर चेयर से उठी ही थी कि तभी कॉल बेल बज उठी। वो ठिठकी, आंखें सिकोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। इस वक्त कौन आ गया? कहीं देवराज चौहान तो नहीं? मोना चौधरी सतर्क हो उठी। हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर गया, फिर दरवाजे के पास जा पहुंची और आई मैजिक पर आंख लगाकर देखा। बाहर नंदराम का चेहरा दिखा। वो कुछ परेशान लगा उसे। मोना चौधरी ने दरवाजा खोला और कह उठी, इतनी रात को बेल क्यों? मोना चौधरी के शब्द अधूरे ही रह गए। जगमोहन नंदराम को तेजी से भीतर धक्का देता खुद भी भीतर आता चला गया। मोना चौधरी से टकराया। मोना चौधरी लड़खड़ाकर पीछे को जा गिरी। संभलने सोचने का उसे जरा भी मौका नहीं मिला। जगमोहन के हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। उसी पल देवराज चौहान को भीतर आते और दरवाजा बंद करते देखा। खतरा! नंदराम सहम कर दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया था। दोनों की लाल सुर्ख आंखें देखकर मोना चौधरी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। साली, अब तेरा खेल खत्म। जगमोहन गुर्रा उठा। तुझे बुरी मौत मारने आए? ये क्या हो रहा है देवराज चौहान? मोना चौधरी के दांत खिंचते चले गए। तेरी मौत का खेल शुरू होने लगा है मोना चौधरी, देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। इस वक्त तेरी जिंदगी के आखिरी पल बीत रहे हैं। तो अब बुरी मौत मरने वाली है। हम शाम से ही तेरे को ढूंढ। लेकिन क्यों? मोना चौधरी सतर्क थी। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा? ये तो याद नहीं कि मैं तुझे क्यों मारना चाहता हूँ। भूल गया ये बात, इस वक्त याद नहीं। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। आंखें दहक रही थी, परंतु ये नहीं भूला कि तुझे बहुत बुरी मौत मारना है। तुमने पूरबनाथ साठी से भी यही कहा कि उसे क्यों मार रहे हो, ये भूल गए। मोना चौधरी अभी तक नीचे पड़ी थी। उसे मार दिया। देवराज चौहान ने दांत खींचे। क्यों मारा? याद नहीं क्यों मारा, बस मार दिया। अब तेरी बारी है। तुम दोनों को मैंने खत्म। तभी नीचे पड़ी मोना चौधरी की टांग घूमी और सामने खड़े जगमोहन की पिंडली से जा टकराई। जगमोहन बुरी तरह लड़खड़ाया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई और वो पीछे को जा गिरा। तभी मोना चौधरी उछलकर खड़ी हुई और रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करते देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। दोनों टकराए और पीछे दरवाजे से टकराते नीचे जा गिरे। नंदराम घबराया सा दीवार से सटा खड़ा ये सब देख रहा था। तब तक जगमोहन संभलकर खड़ा हो चुका था। गुर्राहट के साथ वो भी मोना चौधरी पर झपटा। पास पहुंचा ही था कि देवराज चौहान से उलझी मोना चौधरी ने अपने जूते की ठोकर जगमोहन के घुटने पर दे मारी। जगमोहन चीखा और लड़खड़ाता हुआ नीचे बैठता चला गया। उसी पल देवराज चौहान ने दांत पीसे और जोरों का घूसा मोना चौधरी के चेहरे पर मारा। मोना चौधरी का सिर झंझना उठा। वो देवराज चौहान के साथ लिपटी हुई थी कि वो रिवॉल्वर ना निकाल ले। इन खतरनाक हालातों को वो बाखूबी समझ रही थी कि दोनों के सिर पर खून सवार है। इनकी लाल हो रही आंखों में खतरनाकपन झलक रहा था। महसूस कर चुकी थी कि इस वक्त इन दोनों से निपट पाना आसान नहीं है। यहाँ पर एक भी गोली चली
तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, फिर यहाँ रह नहीं पाएगी और देर सवेर में पुलिस भी जान जाएगी कि यहाँ पर मोना चौधरी रहती थी। जो भी हो, ये वक्त चुपचाप निपटाना था। उधर जगमोहन पागल हुआ अपनी रिवॉल्वर ढूंढने में लगा था, जो पहले हाथ से छूट गई थी। होश में आ देवराज चौहान, मोना चौधरी गुर्राई। मैंने तेरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया कि तू मेरे हाथ से नहीं बचेगी। देवराज चौहान दांत किटकिटाकर बोला और अपने से लिपटी मोना चौधरी को अलग करना चाहा। तभी मोना चौधरी का हाथ देवराज चौहान के गले पर जा पड़ा। देवराज चौहान छटपटाया। मोना चौधरी ने दबाव बढ़ा दिया। खतरनाक भाव आ गए थे मोना चौधरी के चेहरे पर। उसी पल उसके सिर पर रिवॉल्वर की नाल आ लगी। साथ ही जगमोहन का वहशी स्वर उभरा, बस खड़ी हो जा। ठिठक गई मोना चौधरी। देवराज चौहान की गर्दन पर पड़ा हाथ ढीला हुआ। देवराज चौहान ने उसके नीचे से फिसलना चाहा। उसी पल मोना चौधरी ने देवराज चौहान की गर्दन पर से हाथ हटाया और पलक झपकते ही पीछे सिर पर रिवॉल्वर लगाए खड़े जगमोहन की कलाई पकड़ी और तीव्रता से आगे को झटका दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जगमोहन संभल न सका और लड़खड़ाकर आगे को गिरता चला गया। उसकी टांगे देवराज चौहान और मोना चौधरी पर आ गिरी। रिवॉल्वर फिर से हाथ से निकल गई। मोना चौधरी फुर्ती से उठी और पीछे के बेडरूम की तरफ दौड़ी। देखते ही देखते उसने बेडरूम में प्रवेश किया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और सिटिकनी चढ़ा दी। जगमोहन और देवराज चौहान तब तक उठकर उस बेडरूम की तरफ दौड़े, परंतु तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। देवराज चौहान जोरों से दरवाजा भिड़भिड़ाता गुर्राया, दरवाजा खोल, आज तू नहीं बचेगी। देवराज चौहान, भीतर से मोना चौधरी की खतरनाक आवाज आई, इस बार खेल तूने शुरू किया है। बहुत बड़ी गलती कर दी ये सब करके। अब तो मुझे नहीं, मैं तुझे खत्म करूंगी। देवराज चौहान ने दांत पीसते हुए दरवाजे को तोड़ने के अंदाज में धक्का मारा, परंतु दरवाजा नहीं खुला। मैं बाहर जा रहा हूँ, जगमोहन पलटते हुए बोला। पीछे खिड़की हुई तो वो बाहर निकल सकती है। जगमोहन बाहर की तरफ दौड़ा। सही सोचा था जगमोहन ने। उस बेडरूम के पीछे खिड़की थी जो कि खुले में खुलती थी। पहली मंजिल की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। खिड़की खोलकर मोना चौधरी बाहर की तरफ लटकी, फिर हाथ छोड़ दिए। दोनों पैर जमीन पर जा लगे। मोना चौधरी उस तरफ दौड़ी जहां उसकी कार खड़ी थी। चाबी अभी भी जेब में थी। पास पहुंचते ही रिमोट से कार को खोला और भीतर बैठते ही चाबी लगाकर उसे स्टार्ट किया और गेट की तरफ दौड़ गई। अभी गेट खुला था और वहां पर गार्ड खड़ा नजर आ रहा था। गेट के बाहर खुदे चहलकदमी करता दिखा। उसने तेजी से कार को आते देखा तो जल्दी से एक तरफ हो गया। कार पास से निकलकर सड़क पर दौड़ती चली गई। खुदे की निगाह पल भर के लिए मोना चौधरी पर पड़ी। दमदार चीज है साली, पर इतनी रात को तेजी से कहाँ जा रही है? किसी अपने को हार्ट अटैक हो गया होगा। 5-6 धक्कों में ही देवराज चौहान ने दरवाजा तोड़ दिया और रिवॉल्वर थामे भीतर प्रवेश किया। कमरा खाली था। सामने खिड़की खुली दिखी तो वो वहां पहुंचा। बाहर झांका। बाहर नीचे जगमोहन दिखा। कहाँ है वो? देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। जगमोहन ने ऊपर देखा और कठोर स्वर में बोला, शायद भाग गई। मैंने कार को तेजी से बाहर जाते देखा था। तुमने मौका खो दिया। अब तुमने उसके सिर से रिवॉल्वर लगाई, तभी गोली भी चला देते। देवराज चौहान ने गुस्से से कहा, अब निकलो यहाँ से। कुछ पलों में देवराज चौहान खिड़की से नीचे कूद चुका था। रिवॉल्वर जेब में रख ली थी। उसका हाथ से निकल जाना गलत हुआ। जगमोहन झल्ला कर बोला, अब वो और भी सतर्क हो जाएगी। दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। चेहरे क्रोध से सुलग रहे थे। रात का 1 बज चुका था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर आकर वे कार में बैठे। खुदे पीछे जा बैठा। जगमोहन ने कार आगे बढ़ाई। खुदी को जब सारी बात पता चली तो उसके होठों से निकला, ओह, वो मोना चौधरी थी जो कार पर तेजी से गेट से बाहर निकली थी। यकीन नहीं आ रहा, वो तो दमदार चीज थी। आगे बैठे देवराज चौहान का हाथ पीछे घूमा और खुदे के गाल पर पड़ा। खुदे हड़बड़ाकर पीछे हटा। क्यों मारा? वो हमारा शिकार है, उसकी खूबसूरती पर मत जा। देवराज चौहान गुर्राया।
वो तो मैंने यूं ही बात की है, खुदी ने नाराजगी से कहा। मैं तो तुम लोगों के साथ हूँ। जगमोहन की कार तेजी से दौड़ रही थी। अब कहाँ ढूंढे उसे? जगमोहन गुर्रा उठा। महाजन के यहाँ चलो, देवराज चौहान ने गुस्से से कहा। वो नहीं बताएगा कि हमने उससे कुछ भी पूछना नहीं है। तो जैसे साठी के परिवार पर काबू पाया था, वैसे ही महाजन और उसकी पत्नी पर काबू पाना है। फिर देखता हूँ मोना चौधरी कैसे हमारे सामने नहीं आती। अब हम नहीं ढूंढेंगे उसे, वो ही हमारे सामने। तुम्हारा मतलब कि महाजन और राधा के लिए मोना चौधरी अपनी जान दांव पर लगाएगी? हाँ, वो ऐसा नहीं करेगी। जगमोहन के होठों से निकला। वो कभी भी। महाजन के यहाँ चलो, इस तरह मोना चौधरी जरूर फंसेगी। देवराज चौहान कुर्रा उठा। जगमोहन ने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। फोन बजते ही महाजन की आंख खुली। अभी अभी वो सोया था। रात को फोन बंद कर लिया करो, पास में सोई राधा कह उठी। महाजन ने फोन उठाकर बात की। हेलो महाजन। मोना चौधरी का कठोर स्वर महाजन के कानों में पड़ा। देवराज चौहान मुझ तक पहुंच गया था। ओह! महाजन चौंक कर सीधा बैठा। पूरी बात बता बेबी। मोना चौधरी ने सब कुछ बताया। सुनकर महाजन के चेहरे पर कठोरता आ गई। तो देवराज चौहान ने शुरुआत कर दी। महाजन ने शब्दों को चबाकर कहा। मैंने तो सोचा था वो पीछे हट जाएगा। वो पीछे हटने वाला नहीं। तुम ठीक कहते थे कि वो गुंडों जैसा व्यवहार कर रहा है। मैं अभी तक हैरान हूँ कि देवराज चौहान और जगमोहन मुझे गालियां दे रहे थे। पहले वो ऐसे ना थे। तो अब हमें खुलकर मैदान में आना पड़ेगा, महाजन ने कहा। वो सच में पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है। वो दोनों ही। पूछने पर कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं। मैं कठिनता से बच सकी। उस वक्त मेरा निकल जाना ही ठीक था। कल सुबह से देवराज चौहान और जगमोहन की तलाश शुरू कर दो। पारसनाथ से भी कह देना, जहां दिखें उन्हें शूट कर दो। मैं भी इसी काम पर लगूंगी। तुम इस वक्त कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ। मैं अपनी पहचान वाले के घर पर हूँ और यहाँ सुरक्षित हूँ। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। महाजन पारसनाथ का नंबर मिलाने लगा। क्या हुआ? पास लेटी राधा ने पूछा। देवराज चौहान मोना चौधरी के घर पहुंच गया उसे मारने, महाजन ने कहा। वो पागल जो शाम को हमारे यहाँ धमका था? हाँ, मुझे हैरानी है कि तुम उसे माना हुआ डकैती मास्टर कहते हो। वो तो बहुत घटिया इंसान लगा मुझे। महाजन कान से फोन लगाते बोला। वो ऐसा नहीं है, पर अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों कर रहा है। वो बताता भी तो नहीं। दूसरी तरफ बेल गई। फिर पारसनाथ की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। महाजन ने पारसनाथ को मोना चौधरी की कही सारी बात बताई। ये तो बहुत गलत हुआ। सब कुछ जानने के बाद पारसनाथ का चिंता भरा स्वर कानों में पड़ा। बेबी का कहना है कि देवराज चौहान और जगमोहन को ढूंढो और खत्म कर दो। ये आसान काम नहीं होगा। झगड़ा काफी बढ़ सकता है। उधर से पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। हम कुछ कर भी नहीं सकते। बेबी की गलती होती तो उसे समझाने की चेष्टा करते, परंतु गलती सरासर देवराज चौहान और जगमोहन की है। वो ही बेबी की जान लेने पर लगे हैं और कारण भी नहीं बता रहे। कल से मैं और डिसूजा देवराज चौहान और जगमोहन की तलाश पर लग जाते हैं। मैं भी अब यही करूँगा। बेबी अपने तौर पर ये कर रही है। तुम्हें वो दोनों मिल जाएं और वक्त की गुंजाइश हो तो मुझे बुला लेना। मुझे वो मिले तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। तभी कॉल बेल बज उठी। महाजन पुनः फोन पर बोला। शायद बेबी आई है। बेल बजी है, बंद करता हूँ। महाजन ने फोन बंद किया। तब तक राधा उठ खड़ी हुई थी। उसने लाइट जलाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। महाजन भी बेड से उठ गया था। राधा ने दरवाजा खोला तो अगले ही पल चीख उठी। तुम! सामने देवराज चौहान खड़ा था। पीछे जगमोहन और हरीश खुदे मौजूद थे। कौन है राधा? वो ही शाम वाला पागल देवराज, राधा ने कहना चाहा। तभी देवराज चौहान ने राधा को पीछे धकेला और भीतर प्रवेश कराया। महाजन ने देवराज चौहान को देखा तो ठगा सा खड़ा रह गया। जगमोहन और खुदे भी भीतर आ गए थे। खुदे ने दरवाजा बंद कर दिया। तुम दोनों? महाजन का चेहरा कठोर होने लगा। मोना चौधरी कहाँ है? देवराज चौहान ने महाजन की तरफ
बढ़ते गुर्राकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है देवराज चौहान, जो मेरे पास बेबी के बारे में पूछने आ। तब तक पास पहुंच चुके देवराज चौहान का हाथ घूमा और महाजन की गाल से जा टकराया। अचानक हुआ ये, महाजन को बचने का वक्त ही नहीं मिला। ए खबरदार, जो नीलू पर हाथ, राधा ने कहकर आगे बढ़ना चाहा। तब तक महाजन देवराज चौहान पर झपटा और 2 घूंसे उसके पेट में लगा दिए। देवराज चौहान के होठों से दरिंदगी भरी गुर्राहट निकली और तेजी के साथ महाजन को उठाकर बेड पर पटक दिया। साथ ही रिवॉल्वर निकालकर नाल उसकी छाती से लगा दी। धधक रहा था देवराज चौहान का चेहरा। महाजन दांत भींचकर रह गया। अब मैं तेरे से मोना चौधरी के बारे में नहीं पूछूंगा, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। महाजन देवराज चौहान को घूरता रहा। राधा की कलाई सख्ती से जगमोहन ने पकड़ रखी थी। इनके हाथ पांव बांधने के लिए कुछ देखो, देवराज चौहान गुर्राया। जगमोहन ने खुदे को देखकर इशारा किया। खुदे कुछ ढूंढने में लग गया, फिर पीछे वाले कमरे में चला गया। तुमने कुछ देर पहले बेबी को मारना चाहा देवराज चौहान, महाजन गुर्रा उठा। देवराज चौहान ने अभी भी रिवॉल्वर की नाल उसकी छाती पर लगा रखी थी। वो बच गई, पर बार बार नहीं बचेगी, अब फंस कर रहेगी। अब कैसे? तुम और तुम्हारी पत्नी यहीं पर मेरे कैदी बनकर रहोगे, देवराज चौहान ने वहशी स्वर में कहा। अगर कल शाम 6 बजे तक मोना चौधरी यहाँ मेरे सामने नहीं आई तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। ये बात तुम उसे बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा, महाजन ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम ही बताओगे, अभी बताओगे, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अभी शूट कर दूंगा। देवराज चौहान की आवाज में ऐसे भाव भर गए थे कि महाजन देवराज चौहान का चेहरा देखता रह गया। कई पलों तक वहां चुप्पी रही। बोल, कहेगा ये बात मोना चौधरी से, या अभी इसी वक्त तेरे को शूट करूं? देवराज चौहान की लाल आंखों में पागलपन उभरा। नहीं, मैं कभी नहीं। बता क्यों नहीं देते मोना चौधरी को? राधा कह उठी। इस पागल का क्या भरोसा, कहीं गोली ही ना मारते। राधा की आंखों में आंसू उभर आए। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। महाजन ने दांत भींचकर राधा को देखा। बोल, हाँ कि नहीं। देवराज चौहान की उंगली ट्रिगर पर कस गई। ये करेगा फोन मोना चौधरी को, राधा कह उठी। कर देगा ये, महाजन ने हौले से सिर हिला दिया। तभी खुदे वहां पहुंचा। हाथों में नाड़ा थमा था, जो कि वो राधा की 2 सलवारों से निकाल लाया था। कर फोन उसे, वो रहा तेरा फोन, उठा और मोना चौधरी से वो ही कह जो मैंने कहा है, देवराज चौहान मौत भरे स्वर में बोला। महाजन देवराज चौहान को कठोर निगाहों से देखता रहा। कर दे नीलू, फोन कर मोना चौधरी को, राधा कह उठी। ये घटिया लोग हैं जो। चुप, जगमोहन दांत किटकिटाकर गुर्रा उठा। तुम कमीने हो जो ये सब हमारे साथ कर रहे हो, राधा कह उठी। मोना चौधरी से तुम्हारा कोई झगड़ा है तो उससे निपटो, हमें इस तरह बंदी बना लेने का क्या मतलब? चुप कर, तेरी तो। जगमोहन गुर्रा कर राधा पर झपटा। नहीं, महाजन चीखा, उसे कुछ मत कहो। तभी खुदे बीच में आया तो जगमोहन ठिठक कर रह गया। एक औरत पर हाथ उठाने जा रहे हो, कुछ तो ख्याल करो। उसी पल जगमोहन का हाथ घूमा और खुदे के गाल पर पड़ा। खुदे का सिर झनझना उठा। मुझे क्यों मारने लग जाते हो? खुदे गुस्से से कह उठा। दोबारा बीच में मत आना, जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। मैं तो तुम्हें अच्छी राह दिखा रहा था, और तुम? फोन कर मोना चौधरी को, देवराज चौहान ने दांत भींचकर महाजन से कहा। महाजन ने फोन उठाया और मोना चौधरी के नंबर मिलाने लगा। तब तक तुम दोनों इसके हाथ पांव बांधो, देवराज चौहान ने राधा की तरफ इशारा किया। जगमोहन और खुदे राधा की तरफ बढ़ गए। मुझे हाथ मत लगाना, राधा गुस्से से कह उठी। तो आराम से हाथ पांव बंधवा लो, खुदे बोला। दूसरी तरफ बेल गई। फिर मोना चौधरी का नींद से भरा स्वर महाजन के कानों में पड़ा। हेलो, नींद में हो बेबी? महाजन गंभीर स्वर में बोला। उठ गई। इस बार मोना चौधरी का चुस्त स्वर कानों में पड़ा। तुम कहो। देवराज चौहान और जगमोहन, साथ में एक और आदमी भी है। महाजन ने देवराज चौहान पर नजर मारकर कहा। इस वक्त मेरे घर पर हैं। मुझे और राधा को बंधक बना लिया है। देवराज चौहान का कहना है
कि कल शाम 6 बजे तक अगर तुम इनके सामने नहीं आई तो ये हमें मार देंगे। ये फ़ोन भी ज़बरदस्ती करवाया गया है मेरे से। मोना चौधरी की आवाज़ नहीं आई। सुन रही हो बेबी? महाजन पुनः गंभीर स्वर में बोला। हाँ, लेकिन तुम हमारी परवाह नहीं करना। देवराज चौहान और जगमोहन गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। जगमोहन को राधा पर हाथ उठाने में जरा भी परहेज नहीं है। ये लोग। शांत रहो। मोना चौधरी की आवाज़ में किसी तरह का भाव नहीं था। मैं देखूंगी कि क्या करना है। देवराज चौहान से मेरी बात कराओ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये पागल क्यों हुआ पड़ा है। बात करके कोई फायदा नहीं होगा। तुम उसे फ़ोन दो। महाजन ने देवराज चौहान की तरफ फ़ोन बढ़ाकर कहा। बेबी तुमसे बात करना चाहती है। दांत भींचकर देवराज चौहान ने फ़ोन थामा और खतरनाक स्वर में कह उठा। तुम जिंदा नहीं बचोगी मोना चौधरी। मैं तुम्हें बुरी मौत। देवराज चौहान। मोना चौधरी का कठोर स्वर कानों में पड़ा। ये मामला तब तक नहीं सुलझ सकता जब तक तुम ये नहीं बता देते कि क्यों मेरी जान लेना चाहते हो। मुझे बताओ कि क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। ये सुनने के बाद मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगी या तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। मुझे याद नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हें मारना है, पर मारना है तुम्हें, ये पता है। तुम पागलों की तरह बात कर रहे। अब तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। महाजन और राधा, उन दोनों को तुम कुछ नहीं कहोगे देवराज चौहान। मोना चौधरी की गुर्राहटें देवराज चौहान के कानों में पड़ी। कल शाम 6 बजे तक तुझे मेरे सामने आना होगा, नहीं तो इन दोनों की लाशें देख। होश में आओ देवराज चौहान। मुझे बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम्हें खत्म करने के लिए। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़ गए। शाम 6 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। देवराज चौहान कुर्राया। उसके बाद इन दोनों की लाशें देख लेना। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। चेहरा तप रहा था। रात के 2:30 बज रहे थे इस वक्त। जगमोहन और हरीश खुदे ने नाड़े से राधा को कसकर बांध दिया था। मुझे इस तरह बांधकर तुम लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, राधा गुस्से से कह रही थी। मैं तुम लोगों को। चुप हो जा वरना। जगमोहन दांत किटकिटा उठा। खुद ही राधा के पास पहुंचकर बोला। मेरी बहन चुप हो जा। तुम्हारे लिए अभी मैंने थप्पड़ खाया है। ये लोग बहुत गुस्से में। तुमने मुझे बहन कहा? हाँ, क्यों? बहन को इस तरह बांधते हैं क्या? ये मेरे बस में नहीं है। अपने लालच को ही मैं इनके साथ लगा हुआ हूँ। खुदे बोला। कैसा लालच? इस काम को निपटाकर ये डकैती करने वाले हैं। मैं भी इनके साथ काम करूँगा और मुझे बहुत सा पैसा मिलेगा। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। यही वजह है कि इनके काम में भागीदार बना हुआ हूँ। तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम्हें इन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था। बोला तो मजबूरी में ही। जरा मेरे हाथ खोलना, राधा ने प्यार से कहा। मैंने ऐसा किया तो वो मुझे गोली मार देंगे। मैं तो। तभी देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। महाजन को बांध दो। खुदे वहाँ से हटा और महाजन के पास आ गया। सहायता को जगमोहन पास में आ गया। महाजन को बेड पर लिटाया और कसकर हाथ और पांव बांध दिए उसके। फिर राधा को दोनों ने फर्श से उठाकर महाजन के पास बेड पर ही डाल दिया। महाजन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, परंतु बेबस था इस वक्त। तभी हरीश खुदे देवराज चौहान और जगमोहन को देखकर कह उठा। अब मेरे में हिम्मत नहीं है भाग दौड़ करने की। जब से तुम लोगों के साथ हुआ हूँ तब से ना तो कुछ खाया और ना ही आराम किया। क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी? नींद नहीं आई? हमें मोना चौधरी के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देवराज चौहान कुर्राया। मैं कुछ खाने को ढूंढता हूँ अपने लिए, खुदे ने कहा और उस कमरे से बाहर निकल गया। महाजन दोनों को देखता दांत भींचकर कह उठा। ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे देवराज चौहान। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से महाजन को देखा। बेबी तुम दोनों को जिंदा नहीं। तभी जगमोहन महाजन पर झपटा और 2-3 चांटे उसके लगा दिए। महाजन तड़प उठा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। महाजन चीख उठा। रहने भी दो। बंधनों में फंसी राधा कस मसाकर बोली। क्यों घटिया लोगों के मुंह लगते हो। महाजन गुस्से से भरा सुलगता रहा। देवराज चौहान ने कुर्सी खींची और बैठ गया। रिवॉल्वर जेब में रख ली। जगमोहन भी कुर्सी पर जा बैठा। तुम लोग क्या समझते हो कि इस तरह बेबी को अपने पास बुला लोगे?
महाजन ने कड़वे स्वर में कहा। वो बेवकूफ नहीं है जो तुम लोगों के सामने आएगी। तुम्हें सच बात बता देनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है। जरूर बताता अगर मुझे याद होता, देवराज चौहान भींचे स्वर में बोला। मतलब कि तुम भूल गए कि क्यों बेबी के पीछे हो? महाजन कड़वे स्वर में कह उठा। हाँ, भूल गया। और ये ना भूले कि बेबी को खत्म करना है। सही कहा, ये बात याद रही। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। तुम्हारी इस बकवास पर कौन यकीन? जुबान बंद रखो। देवराज चौहान कुर्राया, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। महाजन होठ भींचकर रह गया। छोड़ो भी, क्यों घटिया लोगों के मुंह लगते हो? उसी पर हरीश खुदे ने कमरे में प्रवेश किया। वो पराठे को गोल करके खा रहा था। तुम क्या खा रहे हो? राधा उसे देखते ही कह उठी। बहन, तुम आलू के पराठे बहुत अच्छी बनाती। 2 पराठे रखे थे, वो तुमने खा लिए? राधा के होठों से निकला। बहुत भूख लगी थी, पर पराठे बहुत मजेदार। वो मैंने अपने लिए रखे थे, राधा ने उखड़े स्वर में कहा। अब तुम्हें पराठों की क्या जरूरत है? तुम तो बंधी पड़ी हो बहन। ये आलू के पराठे इस वक्त अमृत की तरह लग रहे हैं। बहुत भूख लगी है, खाकर बहुत आराम मिल रहा। मैंने इनमें जहर डाला था, राधा कुड़कर बोली। कोई बात नहीं, अब तो खा लिए, खुदे ने मुस्कुराकर कहा। नीलू, राधा ने नाराजगी से कहा, ये मेरे दोनों पराठे खा गया। मैंने बहुत प्यार से ज्यादा आलू भरकर बनाए थे। महाजन बंधनों में जकड़ा होठ भींचे पेट पर पड़ा रहा। उसी पल खुदे का फोन बजने लगा। हेलो। पराठा खाते उसने बात की। सो रहे हो? टुन्नी का मीठा स्वर कानों में पड़ा। तुम इस वक्त सोई नहीं अभी तक? खुदे बोला। नींद नहीं आ रही। बिल्ला तो नहीं है तुम्हारे पास? बिल्ला? वो भला मेरे पास क्यों होगा? तुम अपना दिमाग ठीक रखो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। याद आ रही है? रोज तो मैं घर पर होता हूँ, तब तो तुमने इतने प्यार से बात नहीं की, और अब तो कर रही हूँ ना? टुन्नी की नखरे से भरी आवाज आई। आ जाओ ना अभी। खुदे हड़बड़ाया। हाँ, नहीं आ सकता, मैं इस वक्त जरूरी काम कर रहा हूँ, खुदे ने कहा। देवराज चौहान के साथ हो? हाँ। क्या कर रहे हो? आलू का पराठा खा रहा हूँ। अकेले अकेले? टुन्नी का शरारत से भरा स्वर कानों में पड़ा। तुमने मटर पनीर अकेले अकेले खाया है ना? मैंने तेरे को कुछ कहा? आराम से खाने दे, जब से घर से निकला हूँ, अब जाकर कुछ खाने को नसीब हुआ है। खुदे पराठा खाता कह उठा। मैंने तुम्हारे लिए भी तो मटर पनीर रखा है, संभाले रख, आके खाऊंगा। अभी आ जाओ ना। पागल हुई है क्या? अभी कैसे आ सकता हूँ? अभी तो बहुत काम करना है मैंने। मुझे नींद नहीं आ रही। जब मैं घर पर होता हूँ तो 10 बजे ही सो जाती है। अब बाहर हूँ तो नींद नहीं आ रही। तू कैसी औरत है? खुदे ने मुंह बनाकर कहा। चुपचाप सो जा और बिल्ली को घर में मत घुसने देना। जब मैं घर में होता हूँ तो नहीं आता, जब घर पर नहीं होता तो बहाने बहाने से तुम्हें लाइन मारने आ जाता है। साले को सीधा करूंगा। छोड़ो बिल्ले को। टुन्नी की आवाज कानों में पड़ी। जानते हो मुझे नींद क्यों नहीं आई? क्यों? मैं लट के बारे में सोच रही थी। लट के बारे में? खुदे की आंखें सिकुड़ी। यही कि वो कहाँ चढ़ता है। तुमने कहा था कि सोचती रह, खुदे ने कहा और फोन बंद कर दिया। दोनों पराठे खुदे खा चुका था। फ्रिज से पानी निकाल कर पिया और दूसरे कमरे में लगे बेड पर सोने के लिए चला गया। देवराज चौहान और जगमोहन कुर्सियों पर ही बैठे थे। बहुत खतरनाक हरकत कर दी देवराज चौहान ने, मोना चौधरी दांत भींचे कह उठी। महाजन और राधा को बंधक बना लिया और मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि कल शाम 6 बजे तक सामने नहीं आई तो वो दोनों को मार देगा। मोना चौधरी पारसनाथ के रेस्टोरेंट की पहली मंजिल पर पारसनाथ के घर पहुंची थी। अभी फोन पर पारसनाथ को पहले ही बता दिया कि मामला क्या है। पारसनाथ को अपना इंतजार करते पाया मोना चौधरी ने। सुबह के 3:30 बज रहे थे। रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। रेस्टोरेंट तो कब का बंद हो चुका था। मोना चौधरी, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे ख्याल में देवराज चौहान राधा और महाजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कोरी धमकी दे रहा नहीं पारसनाथ, मोना चौधरी कह उठी। वो धमकी नहीं दे रहा। मैंने देवराज चौहान और जगमोहन को तब देखा था
जब वो मुझे मारने मेरे फ्लैट पर आए थे। वो पागल हुए पड़े थे। दोनों की आंखें गुस्से से लाल थी और वे मुझे मार देना चाहते थे। बहुत चालाकी से मेरे पड़ोसी नंदराम से मेरा दरवाजा खुलवाया। वो गालियां दे रहे थे। कम से कम ऐसा रूप मैंने उनका पहले नहीं देखा। मैं कठिनता से ही वहां से निकल गई। वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह महाजन और राधा को बंधक बना लेना बहुत गलत बात है। सच में बहुत ही गलत बात। अगर उसे मेरे से कोई नाराजगी है तो मेरे से बात करे। अब मुझे सामने लाने के लिए उसने महाजन और राधा को पकड़ लिया। समझ में नहीं आता कि वो चाहता क्या है। वो तुम्हारी जान के पीछे है मोना चौधरी, पारसनाथ कठोर स्वर में बोला। लेकिन क्यों? मोना चौधरी ने सख्त स्वर में कहा। पूछने पर वो जवाब भी तो नहीं देता। कहता है भूल गया कि क्यों तुम्हें मारना चाहता है। ऐसे कैसे वो भूल सकता है? मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि वो दोनों एक साथ कैसे भूल सकते हैं। स्पष्ट है कि वो कुछ छिपा रहे हैं। जानबूझकर वो बताना नहीं चाहते कि क्यों तुम्हें मारना चाहते हैं। मोना चौधरी के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। कुछ क्षणों तक उनके बीच चुप्पी रही। हालात खतरनाक हो गए हैं मोना चौधरी, हमें कुछ करना होगा, पारसनाथ ने कहा। जल्दबाजी मत करो, महाजन और राधा की जान खतरे में है। जब तक वो उन दोनों के पास हैं, तब तक ये खतरा लगा रहेगा। तुमने खुद को उनके हवाले कर भी दिया तो तब भी वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये आर पार की लड़ाई है। या तो वो मरेंगे या हमें नुकसान होगा। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम खुद को उनके हवाले कर दो। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ पारसनाथ। नहीं, वो तुम्हें मार देंगे। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो महाजन और राधा को मार देगा। ये देवराज चौहान ने क्या कर दिया? हमें कुछ सोचना पड़ेगा। क्या? ये ही कि कैसे हम महाजन और राधा को बचाएं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि उनकी जान को खतरा आए, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ रिस्क तो हमें लेना ही होगा। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। हमारे पास काफी वक्त है, कल शाम 6 बजे तक का वक्त। हम बहुत कुछ सोच सकते हैं मोना चौधरी। उनके साथ तीसरा आदमी कौन है? हरीश खुदे नाम है उसका। महाजन ने बताया था उसके बारे में। वो क्यों उनके साथ है? महाजन का कहना है कि खुदे डकैती में पैसा बनाना चाहता है, इसलिए उन दोनों के साथ है। ये क्या बात हुई? देवराज चौहान जगमोहन ने उसे कह रखा होगा कि वो डकैती में उसे साथ लेंगे। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। क्या सोच रही हो? पारसनाथ ने पूछा। अभी मत पूछो और तुम भी सोचो कि हम महाजन और राधा को कैसे देवराज चौहान के हाथों से बचा सकते हैं, जबकि ये काम मुझे कठिन लगता है क्योंकि देवराज चौहान इस वक्त बहुत खतरनाक हुआ पड़ा है। हमें किसी तरह महाजन के घर घुसना होगा, पारसनाथ गंभीर स्वर में बोला। ऐसा करना खतरे से भरा होगा। महाजन राधा की जान जा सकती। बचेंगी तो देवराज चौहान और जगमोहन भी नहीं, पारसनाथ दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। कुछ और सोचो। जल्दबाजी में हमने गलत कदम उठाकर उन्हें खतरे में नहीं डालना है। हैरत की बात यह थी कि देवराज चौहान और जगमोहन ने 1 मिनट के लिए भी आंखें बंद नहीं की थी। वो जगे रहे थे और बिल्कुल स्वस्थ उसी कमरे में मौजूद रहे, जबकि महाजन और राधा बंधनों में ही नींद में डूबे हुए थे। दूसरे कमरे में हरीश खुदे बेड पर गहरी नींद में था। सुबह के 8 बज चुके थे। दोनों की गुस्से से भरी आंखें लाल थी, चेहरों पर कठोरता नाच रही थी। आपस में उनकी कोई बात नहीं हुई थी। पहले महाजन की आंख खुली, फिर राधा की। दिन निकल आया है नीलू, राधा बोली। नहा धोकर मैंने मंदिर में पूजा करनी है। खामोश रहो, महाजन ने तीखे स्वर में कहा। हमारी हालत देख रही हो। पूजा के लिए तो ये मुझे खोल देंगे। मैं पूजा कर लूंगी, पराठे आलू के बनाऊंगी। जब खा लूंगी तो ये हमें बांध। चुप रहो, ये तुम्हें खोलने वाले नहीं। राधा सामने बैठे देवराज चौहान से कह उठी। मुझे नहाकर पूजा करनी है, ये मेरा रोज का काम है। कम से कम पूजा के लिए तो मुझे खोल। जुबान बंद, जगमोहन गुर्रा उठा, वरना अभी गर्दन दबा दूंगा। ये क्या बात हुई? पूजा तो करने दो। राधा बंधनों में जकड़ी मचल उठी। जगमोहन भड़क कर कुर्सी से उठा और राधा की तरफ झपटा। रुक जाओ, राधा को कुछ मत कहो, महाजन जल्दी से कह उठा। परंतु तब तक पास पहुंच चुके जगमोहन का चांटा राधा के गाल पर जा पड़ा।
राधा का सिर घूम गया, आंखों में आंसू चमक उठे। दोबारा जुबान मत खोलना। जगमोहन दांत भींचे गुर्रा उठा और वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। महाजन क्रोध में सुलग कर रह गया। राधा के आंसू गालों पर लुढ़क आए। नीलू, राधा सुबह उठी। ये तो बहुत ही घटिया लोग हैं, कमीने हैं। महाजन ने दांत पीसते हुए कहा। मोना चौधरी से कहो कि इन्हें सबक सिखा दे। तुम तो कुछ कर नहीं सकते, बंधे पड़े हो। आज फैसले का दिन है राधा, महाजन ने खतरनाक स्वर में कहा। शाम 6 बजे तक शायद कुछ हो जाए। क्या कुछ? पता नहीं। महाजन एकाएक बेचैन हुआ। बेबी चैन से नहीं बैठने वाली। पारसनाथ जरूर कुछ करेगा। वो दोनों इन्हें नहीं छोड़ने वाले, ज्यादा से ज्यादा शाम 6 बजे तक। तभी देवराज चौहान गुर्राहट भरे स्वर में बोला, आज मोना चौधरी मेरे हाथों से मरेगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है, महाजन गंभीर स्वर में कह उठा। तुम दोनों को बचाने के लिए वो खुद को हमारे हवाले करेगी। ऐसा करना ही होगा उसे। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तो क्या करेगी? जगमोहन गुस्से से कह उठा। खुद को तुम लोगों के हवाले करने से अच्छा है वो यहाँ हमला कर दे। ये ही करेगी वो। ऐसा हुआ तो फिर जो भी हो, कम से कम तुम दोनों नहीं बचने वाले, देवराज चौहान ने मौत भरे स्वर में कहा। वो किसी भी वक्त यहाँ हमला कर सकती है, उसको आने तो दो। जगमोहन दांत पीस कर कह उठा। फिर उसे बताएंगे कि मौत कैसी होती है। महाजन ने कुछ नहीं कहा। नीलू, राधा धीमे से बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है? मोना चौधरी क्या करेगी? वो जरूर आएगी। पूरी ताकत के साथ वो हमला करेगी। इसके अलावा उसके पास दूसरा रास्ता नहीं, महाजन कह उठा। देवराज चौहान कुर्सी से उठा और टहलने लगा। नीलू, देवराज चौहान को देखती राधा बोली, तेरे को पहले नहीं पता था कि ये इतने घटिया लोग हैं? नहीं पता था। महाजन ने गहरी सांस ली। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब कुछ तो सामने है, फिर समझ क्यों नहीं आ रहा? देवराज चौहान ऐसा क्यों कर रहा है ये नहीं पता। ये बता भी नहीं रहा कि। इसी पल महाजन का फोन बज उठा। देवराज चौहान ठिठका और पलटकर बेड के पास पहुंचा। महाजन के नीचे दबा पड़ा मोबाइल बज रहा था। देवराज चौहान ने नीचे से फोन निकाला और बात की। हेलो, होठों से खतरनाक स्वर निकला था। देवराज चौहान, मोना चौधरी का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। तुमसे बात करनी है। तुम आ रही हो या नहीं? देवराज चौहान गुर्राया। तुमने मुझे शाम के 6 बजे तक का वक्त दिया है, जल्दी मत करो। मोना चौधरी की आवाज़ आई। तुम अभी भी आ सकती हो ताकि तुम मुझे मार सको। तुम बचने वाली नहीं। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम। मेरी बात सुनो, मैं ये मामला खत्म करना चाहती हूँ। ये मामला तो तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगा। देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत दे सकती हूँ अगर तुम सब कुछ यहीं पर रोक दो तो। तुम आ रही हो या नहीं? देवराज चौहान खतरनाक स्वर में कह उठा। जितनी भी दौलत कहोगे तुम्हें मिल। आज तुम्हारी मौत का दिन है मोना चौधरी। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। 6 बजे तक तुम यहाँ पर मेरे सामने नहीं आई तो महाजन राधा को मार दूंगा, परंतु बचोगी तुम तब भी नहीं। तुम पागल हो गए हो? इस बार मोना चौधरी की आवाज में तीखापन आ गया था। जब तुम सामने आओगी तब इस बात का जवाब दूंगा। मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत देने को कह रही? देवराज चौहान ने फोन बंद करके बेड पर उछाल दिया। चेहरे पर खतरनाक भाव थे। जगमोहन, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा, भीतर से बाहर भी नजर रखो, वो यहाँ हमला भी कर सकती है। जगमोहन ने होठों से गुर्राहट निकली और खड़ा होकर खिड़की की तरफ बढ़ा। तभी हरीश खुदे ने कमरे में प्रवेश किया। उसकी आंखें अभी भी नींद से भारी थी। सब ठीक है? खुदे ने जगमोहन को खिड़की से बाहर झांकते देखा तो कह उठा। ठीक है। खुदे बेड के पास पहुंचा जहां महाजन और राधा बंधे थे। तुम लोगों के बेड के गद्दे बहुत बढ़िया हैं, मजेदार नींद आई, खुदे ने मुस्कुराकर कहा। बिच्छू ने नहीं काटा? राधा उखड़े स्वर में बोली। वो कहाँ है? नहीं काटा होगा, तभी पूछ रहा है, राधा ने कहा। तुम मेरे प्यारे भाई हो ना? हाँ हूँ, खुदे ने सिर हिलाया। तो मेरा एक काम कर दो,
मेरे बंधन खोल दो। सुबह मैं पूजा करती हूँ, वो कर लूँ तो इतना भी प्यारा भाई नहीं हूँ कि ये काम करके अपनी जान गंवा दूँ। हरीश खुदे ने मुंह बनाकर कहा। फिर देवराज चौहान से कह उठा, मोना चौधरी से कोई बात हुई? वो आ रही है या नहीं? सतर्क रहो, वो यहाँ हमला भी कर सकती है। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। वो हमला तभी करेगी अगर इन दोनों की जान उसे प्यारी ना हो। खुदे ने उन दोनों को बंधे देखा। तुम सतर्क रहो, मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है, खुदे बोला। इस घर में रिवॉल्वर जरूर होगी, तलाश करो, मिल जाएगी। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, उसका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। फोन बंद करती मोना चौधरी पारसनाथ से कह उठी, मैं उसे मुंह मांगी रकम देने को कह रही हूँ और वो मेरी मौत की बात कर रहा है। तो हम इस तरह हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते। पारसनाथ ने कठोर स्वर में कहा। हमें कुछ करना होगा। मोना चौधरी के होठ खिंच गए। सुबह के 9 बज रहे हैं और शाम के 6 बजते ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम ठीक कहते हो पारसनाथ, मोना चौधरी कठोर स्वर में कह उठी। तो क्या किया जाए? अपने को देवराज चौहान के हवाले करने का कोई इरादा नहीं है। वो मुझे गोली मार देगा और महाजन राधा को भी शायद जिंदा ना छोड़े। एक ही रास्ता है कि देवराज चौहान को घेरना होगा, मौका देखकर हमला करना होगा। मोना चौधरी खतरनाक स्वर में कह उठी। हालांकि ये खतरनाक है, इससे महाजन और राधा के लिए खतरा बढ़ जाएगा, पर दूसरा रास्ता भी तो नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि 6 बजते ही देवराज चौहान दोनों को शूट कर देगा। हमें अभी से काम पर लग। मैं एक बार महाजन के घर के आसपास की स्थिति देखना चाहूंगी। वहीं चलते हैं। पारसनाथ ने मोबाइल निकाला। डिसूजा को भी साथ ले चलते। सिर्फ डिसूजा से काम नहीं चलेगा, 2-3 और को भी साथ ले लो जो ऐसी स्थिति में बढ़िया काम कर सकें, मोना चौधरी ने कहा। 10 बजे हरीश खुदे ने जगमोहन से कहा, खाने को कुछ नहीं है, मैं ब्रेड लेकर आता हूँ बाजार से। तुम बाहर नहीं जाओगे, कोई बाहर नहीं जाएगा, देवराज चौहान कह उठा। क्यों? बाहर मोना चौधरी या उसका कोई साथी नजर रखता हो सकता है, बाहर जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मुझे भूख, घर पर ही कुछ बना लो, पराठा बना लो। आटा तैयार नहीं है, खुदे बोला, और मुझे ऐसे काम आते नहीं हैं। जो भी करो, परंतु बाहर नहीं जाओगे। तभी राधा कह उठी, मैं आटा गूंद देती हूँ। उसकी बात पर ध्यान न देकर खुदे देवराज चौहान और जगमोहन से बोला, हैरानी की बात है कि तुम लोगों को भूख नहीं है, जबकि कल से तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। हमें मोना चौधरी की मौत की भूख है। जगमोहन कुर्रा उठा। तुम लोग सोए भी नहीं, ऐसे कैसे रह लेते? हमें सिर्फ मोना चौधरी की जरूरत है। देवराज चौहान ने दांत खींचे। खुद ही गहरी सांस लेकर रह गया। मैं आटा गूंद देती हूँ। राधा पुनः कह उठी, मुझे खोलो, गरम पराठे भी उतार दूंगी, पूजा भी कर लूंगी। खुद ही ने राधा को देखा पर कहा कुछ नहीं। सोच क्या रहे हो? गरम पराठे नहीं खाने क्या? मेरे आलू के पराठे तुम्हें कैसे लगे थे? बढ़िया, खुदे ने शांत स्वर में कहा। अब उससे भी बढ़िया बनाकर खिलाऊंगी, अमूल का मक्खन ऊपर रखकर, एकदम मजा आ जाएगा, साथ में दही भी दूंगी। खुदे मुस्कुराकर रह गया। खोल देना मेरे प्यारे भाई। इधर बात कर देवराज चौहान और जगमोहन से, मैं तो नौकर बंदा हूँ। इन घटिया लोगों से कौन बात करे? राधा ने मुंह बनाकर कहा। देवराज चौहान, जगमोहन और हरीश खुदे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि सुबह से ही राधा महाजन के हाथों के बंधन खोलने में लगी थी। दोनों के हाथ पीठ पीछे बंधे थे और दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके लेट जाते और राधा हाथों की उंगलियों से महाजन की कलाइयों के बंधन खोलने की चेष्टा में लग जाती। परंतु तभी बेड पर पड़ा महाजन का फोन राधा के हाथों में लग गया तो उसने किसी तरह मोबाइल का पीछे का कवर अलग किया और उसी को हाथ में थामे चाकू की तरह इस्तेमाल करती महाजन की कलाइयों पर बंधे नाड़े पर चलाने लगी। परंतु ये काम बहुत सावधानी से कर रही थी कि उसे ज्यादा हिलते पाकर वे उस पर शक न कर बैठे, वे समझ न जाए। ऐसे में रुक रुक कर अपनी कोशिश जारी रखे हुए थी। खुद ही 15 मिनट बाद भीतर के कमरे से निकलकर उस कमरे में पहुंचा। उसके हाथ में ब्राउन कलर का छोटा सा ब्रीफकेस दबा था।
देवराज चौहान और जगमोहन को देखता खुदे कह उठा, मैं रिवॉल्वर ढूंढ रहा था कि बेड के नीचे से ये ब्रीफकेस मिला। भीतर रिवॉल्वर भी है और नोट भी भरे पड़े हैं। नीलू, राधा फौरन हड़बड़ाकर कह उठी, हमारे पैसे? महाजन ने होठ भींचकर खुदे को देखा। खुदे ने ब्रीफकेस को खोलकर देवराज चौहान और जगमोहन को दिखाया। ब्रीफकेस हजार हजार के नोटों की गड्डियों से भरा पड़ा था। करीब 35-40 गड्डियां थी और उन्हीं के बीच रिवॉल्वर भी रखा था। खुदे ने रिवॉल्वर उठाकर जेब में रख ली। इन्हें संभाल के रख, जगमोहन कठोर स्वर में बोला। जाते वक्त इसे साथ ले चलना, 5 लाख तुम्हें दूंगा। खुदे की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन ब्रीफकेस को बंद किया और एक तरफ रख दिया। चोर, राधा गुस्से से बोली, हमारे पैसे क्यों लेते हो? खुदे ने राधा की तरफ देखा भी नहीं। नीलू, ये हमारे पैसे ले रहे हैं। राधा ने जैसे महाजन से शिकायत की। महाजन ने कुछ नहीं कहा। तुम लोगों ने पैसे लेकर करना भी क्या है? शाम 6 बजे तो तुम दोनों ने मर जाना है, खुदे बोला। राधा और महाजन में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तभी हरीश खुदे का फोन बज उठा। हेलो, खुदे ने बात की। ये देवेन साठी कौन है? टुन्नी की आवाज कानों में पड़ी। देवेन? खुदे चौंका। तेरे को देवेन साठी से क्या मतलब? अभी अभी गया है, आया था 2 आदमी कारों में भरकर। तुम्हें पूछ रहा था। मैंने तो कह दिया कि तुम कल से देवराज चौहान के साथ गए हो। देवराज चौहान तुम्हें जबरदस्ती ले गया था, मारा भी था। खुदे के चेहरे के रंग बदल रहे थे। फिर तुम्हारा फोन नंबर ले गया है, कह गया है कि जब तेरा फोन आए तो उसके बारे में बता दूं। ये क्या हो गया? क्या हुआ? उधर से टुन्नी ने कहा। तू फोन बंद कर, फिर बात करूंगा, खुदे ने बेचैनी से कहा। वो मटर पनीर, उधर से टुन्नी ने कहना चाहा। बिल्ला तो नहीं आया ना? नहीं, वो नहीं, उसे आने भी मत देना, दरवाजा मत खोलना। कहने के साथ ही खुदे फोन बंद करके देवराज चौहान और जगमोहन से बोला। साठी का भाई देवेन साठी अपने भाई की मौत की खबर सुनकर अफगानिस्तान से मुंबई आ पहुंचा है। वो मुझे ढूंढ रहा है। उसे पता होगा कि जब उसके भाई को मारा गया तो मैं भी वहां मौजूद था। वो शिखा, वो राहुल, उन्होंने सब कुछ बता। तो घबरा क्यों रहे हो? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। ना घबराऊं? खुदे ने देवराज चौहान को घूरा। बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे साथ हो। और देवेन साठी अपने भाई से भी खतरनाक है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं तुम दोनों के साथ रहा, हम देवेन साठी को भी खत्म कर देंगे। जगमोहन गुर्रा उठा। किस किस को खत्म करते रहोगे? देवेन साठी बहुत बड़ी ताकत रखता। पूरबनाथ साठी भी तो बहुत बड़ी ताकत रखता था। हमसे बच सका वो? मर गया ना? खुदे जगमोहन को देखता रहा, फिर बोला, मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो। हरीश खुदे का फोन बज उठा। हेलो, खुदे ने जल्दी से बात की। खुदे, मर्दाना स्वर उसके कानों में पड़ा। पहचाना मुझे? देवेन साहब, खुदे के होठों से निकला। तेरा नंबर तेरी बीवी से लिया, घर गया था तेरे। मेरे भाई को मार दिया तूने? मैंने नहीं मारा देवेन साहब, मैंने नहीं। जब मेरे भाई को मारा गया तो तू भी उस वक्त वहां था। देवेन साठी के स्वर में कठोरता थी। खुदे देवराज चौहान और जगमोहन पर नजर मारकर घबराए स्वर में कह उठा। मेरी मजबूरी थी तब वहां रहना। देवराज चौहान और जगमोहन ने जबरदस्ती मुझे वहां रखा हुआ था। मैं तो साठी साहब का बुरा करने की सोच भी नहीं सकता। 8 साल आपका नमक खाया है। मैं तो आपका गुलाम, आपका सेवक। किसने मारा मेरे भाई को? देवराज चौहान और जगमोहन ने। कसम से देवेन साहब, तू मेरे पास आ अभी। मैं नहीं आ सकता। अभी भी देवराज चौहान ने मुझे पकड़ रखा है। खुदे जल्दी से बोला। कहाँ पर है? बता मुझे, मैं अभी आता हूँ। जगह नहीं मालूम, जाने कहाँ पर मुझे बंद कर रखा है। मुझे बचा लीजिए देवन साहब, नहीं तो ये आपके भाई की तरह मुझे भी मार देंगे। खुदे के होश वास्तव में गुम थे। तेरे को बंद कर रखा है और फोन तेरे पास ही छोड़ दिया, ये कैसे हो सकता? गलती से रह गया फोन मेरे पास, उन्हें ख्याल नहीं आया। सुन, देवेन साठी का कठोर स्वर कानों में पड़ा। मैं अफगानिस्तान से वापस आ गया हूँ, अब इधर ही धंधा संभालूंगा। अपने भाई की मौत का बदला लेना है मेरे को, समझा क्या?
समझ गया। फोन पर ही खुदे ने सिर हिलाया। ये बता देवराज चौहान ने मेरे भाई को क्यों मारा? मेरे को नहीं मालूम देवेंद्र साहब, तू उनके साथ था और तेरे को नहीं मालूम? कसम से, माँ कसम देवेंद्र साहब। पूछने पर देवराज चौहान ये ही कहता है कि उसे याद नहीं कि क्यों मार रहा है साठी साहब को। जगमोहन भी ऐसा ही बोलता, ये ही पता चला है मेरे को, पर तू भी बराबर का दोषी है। जब मेरे भाई को मारा गया तो तू उनके साथ? मेरा कोई दोष नहीं, वो मुझे अपने साथ। शिखा के घर तक देवराज चौहान और जगमोहन को कौन लेकर गया? मैं देवेंद्र साहब, मैं उन्हें ना ले जाता तो वो मुझे गोली मार। तो मर जाता तू। तेरी जिंदगी ज़्यादा ज़रूरी थी या मेरे भाई की? तू भी मेरे भाई की मौत का जिम्मेवार है। मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। अपने भाई की मौत का बदला तुम तीनों को मार कर लूँगा। मेरे भाई को। खुदे ने घबराकर फ़ोन बंद किया। चेहरा फक था। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। खुदे सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला, मैं तुम लोगों के साथ था साठी की हत्या के वक्त। और घबराता क्यों है? हम देवेंद्र साठी को भी खत्म कर देंगे। देवराज चौहान गुर्रा उठा। खुदे मरा सा खड़ा रहा। क्या हाल है भैया जी? राधा कह उठी व्यंग से। मैं कैसी मुसीबत में फंस गया? खुदे ने गहरी सांस ली। तुम लोग डकैती कब करोगे? क्यों? जगमोहन ने कठोर निगाहों से उसे देखा। मैं डकैती में से अपना हिस्सा लेकर मुंबई से खिसक जाना चाहता हूँ। मोना चौधरी को खत्म कर लें, उसके बाद डकैती करेंगे। जगमोहन गुर्राया। वो कब खत्म होगी? वो यहाँ आ गई तो आज ही मर जाएगी, नहीं आई तो ज़्यादा से ज़्यादा कल तक वो मारी जाएगी। खुदे आगे बढ़ा और कुर्सी पर जा बैठा। वो चिंतित दिख रहा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।